वंदे मातरम। जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, हमारे देश के स्वर्णिम क्रांतिकारी इतिहास ने हमें कई ऐसे क्रांतिकारी दिए, कई ऐसे महान योद्धा दिए जिन्होंने राष्ट्र के नाम अपना तन, मन एवं धन समर्पित कर दिया। तन एवं मन तो निश्चित रूप से असंख्य असंख्य क्रांतिकारियों ने समर्पित किया, लेकिन धन यह एक ऐसा तत्व है कि यदि व्यक्ति धन धान्य से संपन्न होगा तभी वह राष्ट्र के नाम कुछ धन समर्पित कर सकता है। हमारा ऐसा क्रांति का सिपाही, हमारा ऐसा सिपा सालार, हमारा ऐसा क्रांति नायक जिसने अपने द्वारा अर्जित की गई संपूर्ण संपत्ति राष्ट्र के नाम अर्पित कर दी, अपने द्वारा कमाया हुआ एक विशाल धनराशि को देश के नाम समर्पित कर दिया, समाज के नाम समर्पित कर दिया, एवं इसी अतुलनीय महान समर्पण की वजह से ये देशबंधु कहलाए। जी हाँ, आज हम आपको जिनका परिचय कराना चाहते हैं उनका नाम होता है देशबंधु चित्तरंजन दास। शायद आप उनके नाम से परिचित होंगे। एक महान क्रांतिकारी, एक समृद्ध सफल वकील, एक कवि और जाने माने पत्रकार, एक बहुमुखी चहुमुखी प्रतिभा के धनी देशबंधु चित्तरंजन दास, जिनका जन्म 5 नवंबर सन 1870 कलकत्ता में हुआ। हालांकि परिवार जो मूलतः जो था ढाका के विक्रमपुर नामक स्थान का था। पिता भुवन मोहन दास, जो कि हाई कोर्ट के एक जाने माने वकील थे, और वकील होने के साथ साथ वह भी एक कवि थे। इस प्रकार न केवल पिता बल्कि अन्य भी कई परिवार में रिश्ते में वकील थे, इसलिए इन्हें वकीलों के परिवार भी के नाम से भी जाना जाता है। बहरहाल 1890 में इन्होंने अपनी स्नातक संपन्न की। 1892 में ICS करने के उद्देश्य से यह इंग्लैंड चले गए, लेकिन वहाँ से बैरिस्टर बनकर लौटे। हालांकि प्रारंभिक दिनों में बतौर वकील ये इतने सफल नहीं हो पाए, लेकिन बहुत ही जल्द इन्होंने अपनी कुशलता के दम पर एक सफल वकील के रूप में अपने आप को शुमार कर दिया एवं यह एक जाने माने वकील हो गए। वकालत के दौर में इनके जीवन में जो महत्वपूर्ण मोड़ आया, एक कुशल वकील के रूप में जब ये स्थापित हुए, वंदे मातरम के संपादक श्री अरविंद घोष जी के ऊपर जब राजद्रोह का मुकदमा चला, तो ये मुकदमा चित्तरंजन दास जी ने स्वयं लड़ा एवं इतने ज़्यादा रुचि के साथ एवं समर्पण के साथ उन्होंने ये मुकदमा लड़ा एवं अंततः विजयश्री प्राप्त की। एवं इसी विजयश्री प्राप्ति के बाद ही यह एक कुशल वकील के रूप में अपनी धाक जमा पाए एवं इस मुकदमे के बाद ही इन्हें राष्ट्रीय वकील के नाम से जाना जाने लगा। बहरहाल जब आप व्यावसायिक दृष्टि से संपन्न हो जाते हैं, तब यदि भावनात्मक रूप से आपका जुड़ाव राष्ट्र के प्रति है तो आप में एक समर्पण की भावना उत्पन्न होती है। ऐसा ही कुछ देशबंधु जी के साथ हुआ। मातृभूमि को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के उद्देश्य से अब यह कांग्रेस की तरफ इन्होंने मुख किया एवं 1906 को कांग्रेस में प्रवेश किया। 1917 तक आते आते बंगाल प्रांतीय राजकीय परिषद के ये अध्यक्ष हो गए, अर्थात महत्वपूर्ण पद भी अब इन्हें मिलने लगे। 1917 में जब एनी बेसेंट ने कांग्रेस के अध्यक्ष की भूमिका निभाई, तो अध्यक्ष बनाने में देशबंधु जी का बहुत ही बड़ा योगदान था। 1918 में प्रांतीय स्थानिक शासन प्रस्ताव इन्होंने पास कराया। हालांकि एनी बेसेंट जी के साथ इनका तालमेल बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन न जाने क्यों इस प्रस्ताव में एनी बेसेंट जी का विरोध था, लेकिन उनके विरोध के बावजूद भी उन्होंने ये प्रस्ताव पास कराया। तदोपरांत रॉयल टैक्ट का इन्होंने बड़ी ही सुदृढ़ता के साथ विरोध किया। पंजाब कांड समिति में भी इनका एक महत्वपूर्ण अतुलनीय योगदान रहा। अब इनकी भूमिका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या रही, इस पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए।
महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का, क्योंकि प्रारंभिक दिनों से ही महात्मा गांधी का भी ये एक राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण का समय था, तो ये प्रारंभिक काल से ही महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलनों में जुड़ गए। गांधी जी के सत्याग्रह एक जो अवधारणा, नई अवधारणा भारतीय आज़ादी की लड़ाई में लेकर आए थे महात्मा गांधी। सत्याग्रह का तो देशबंधु जी ने समर्थन किया, लेकिन समानांतर रूप से जो उन्होंने असहयोग आंदोलन की अवधारणा प्रस्तुत की, न जाने क्यों देशबंधु जी को यह अवधारणा पसंद नहीं आई एवं उन्होंने उसका विरोध किया। और न केवल विरोध किया बल्कि नागपुर अधिवेशन में अपने 250 साथियों को साथ में लेकर गए ताकि यह प्रस्ताव किसी भी दृष्टिकोण से पारित न हो सके। किंतु देखिए, ये वो दौर था जब राजनीति में टांग खिंचाई नहीं चलती थी, एक दूसरे का सम्मान किया जाता था। देशबंधु जी भी गांधी जी की बात से अंततः सहमत हुए एवं स्वयं सभा में उन्होंने असहयोग का प्रस्ताव रखा एवं कांग्रेस के कहने पर ही देशबंधु जी ने वकालत छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस एवं महात्मा गांधी स्वयं चाहते थे कि यह संपूर्ण रूप से राष्ट्र को समर्पित हो, अपने योगदान इनका, एवं अतः इन्होंने स्थायी रूप से कांग्रेस में कार्य करने के लिए वकालत को छोड़ दिया। अब एक मोड़ इनका जीवन का यहीं से आया। इन्होंने न केवल अपनी वकालत छोड़ी बल्कि अपनी संपूर्ण संपत्ति मेडिकल कॉलेज एवं महिलाओं के नाम कर दी एवं इतने बड़े दानशीलता की वजह से, इतने बड़े समर्पण की वजह से यह देशबंधु कहलाए। 1921 असहयोग आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही दो दृष्टिकोण से। एक तो खादी के प्रचार प्रसार में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया एवं चूंकि महात्मा गांधी जी का एक संपूर्ण राष्ट्रव्यापी आह्वान था, देश के हर बड़े नेता से आह्वान था कि बड़ी से बड़ी संख्या में यदि हमारे पास सक्रिय तो खादी एवं कार्यकर्ताओं की अधिक से अधिक संख्या में उपस्थिति रहे, इसका प्रयासरत ये रहे। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप हालांकि देशबंधु जी के ब्रिटिश प्रशासन से भी बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध थे, लेकिन अब वह अपने कार्यों की वजह से, आज़ादी की लड़ाई में अपने समर्पण की वजह से उन लोगों के आंखों की भी किरकिरी बनते गए। अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें अवैध घोषित कर दिया गया एवं न केवल ऐसी घोषणा की गई बल्कि सपत्नीक देशबंधु जी को गिरफ्तार कर लिया गया एवं 6 माह के लिए इन्हें कारावास की सजा दे दी गई। यह एक महत्वपूर्ण योगदान था देशबंधु चित्तरंजन दास जी का। न केवल स्वयं बल्कि इनके योगदान की वजह से इनकी धर्मपत्नी को भी जेल यात्रा करनी पड़ी। 1921 अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में अब आप चित्तरंजन जी के कांग्रेस में कद को देखिए। सपत्नीक जेल में हैं, लेकिन जेल में होने के बावजूद इन्हें कलकत्ता कांग्रेस का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया जाता है। जेल में रहने की वजह से इनकी अनुपस्थिति में कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में हकीम अजमल खां द्वारा इनकी भूमिका का निर्वाह किया जाता है एवं अध्यक्षीय भाषण भी सरोजनी नायडू द्वारा पढ़ा जाता है। अब इससे बड़ी भूमिका क्या हो सकती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में ये अध्यक्ष की भूमिका का निर्वाह कर चुके हैं। एक वकील है तो निश्चित रूप से समझ, जो तकनीकी समझ होती है कई चीज़ों की, इनमें बहुत ज़्यादा थी। इनका एक प्रस्ताव यह था कि अब काउंसिलों में घुसकर अड़ंगा लगाया जाए। अब हमें स्वयं प्रशासन का भाग बनना है एवं ब्रिटिश साम्राज्य के साथ रहकर उनकी काउंसिलों में घुसकर हमें उन्हीं के बनाए हुए कानूनों पर अड़ंगा लगाना है। हालांकि कांग्रेस द्वारा प्रारंभिक रूप से सिरे से उनकी बात को खारिज कर दिया गया। यह इतने महत्वपूर्ण पद होने के बावजूद भी इस प्रस्ताव को पारित नहीं कर पाए। यही कारण था कि इन्होंने कुछ समय के लिए कांग्रेस से किनारा कर लिया एवं अपनी एक अलग दल की घोषणा की जिसका नाम रखा स्वराज दल। किंतु इतने महत्वपूर्ण नेता का कांग्रेस छोड़ देना स्वयं कांग्रेस को भी मंजूर नहीं था। अतः अंततः भले ही चित्तरंजन दास जी ने एक अलग दल का निर्माण कर लिया, स्वराज दल का, फिर भी उन्होंने कांग्रेस ने 1923 में देशबंधु की इस महत्वपूर्ण मांग को स्वीकार कर लिया एवं इस मांग को स्वीकार करते ही
निश्चित रूप से जो रिश्ते में तलखियाँ थी, जो जमी हुई बर्फ थी, वो पिघलने लगी एवं पुनः उनका दल कहें चाहे कांग्रेस कहें, एक समानार्थी भूमिका में ही नजर आने लगे। अर्थात कांग्रेस स्वराज दल कांग्रेस आपस में इतना विलय हो गया इनका कि कहीं भी किसी भी दृष्टिकोण से इन्हें अलग नहीं कहा जा सकता था तात्कालिक दौर में। तो अब चूंकि निर्णय पास हो चुका था, काउंसिलों में घुसना है, तो निश्चित रूप से प्रारंभिक रूप से चित्तरंजन दास जी के नेतृत्व में ही बंगाल काउंसिल में निर्विरोध रूप से ये चुने गए। लेकिन बंगाल काउंसिल में निर्विरोध रूप से आने के बावजूद भी इन्होंने मंत्रिमंडल को बनाने अस्वीकार कर दिया। अर्थात हम चुन तो लिए गए लेकिन हम मंत्रिमंडल नहीं बनाएंगे, क्योंकि मंत्रियों को लेकर जो एक मॉन्टफोर्ट सुधार उस समय लागू किए गए थे, एक उसका भी विरोध था और विरोध स्वरूप इन्होंने न केवल मंत्री बनाए, अर्थात मंत्रियों के वेतन के सुधार की तो कोई बात ही नहीं आएगी, अतः इन्होंने मंत्रिमंडल नहीं बनाया, मात्र इसलिए कि उन्हें जो मॉन्टफोर्ट सुधार था उनका विरोध करना था। इसी प्रकार अब काउंसिलों में कांग्रेस का हस्तक्षेप बढ़ता गया। कई अलग अलग काउंसिलों में कई इन्होंने स्थानीय स्तर के चुनाव लड़े। 1924-25 में इन्होंने कलकत्ता जो मेयर तक की कुर्सी पर ये आसीन हुए, पद पर ये आसीन हुए एवं अपने कई साथियों को काउंसिल में प्रवेश करवाया। पटना अधिवेशन में भी चित्तरंजन दास जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब तक कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के लिए सूत काटने की एक प्रथा थी जो अनिवार्य थी। इस प्रथा को इन्होंने अनिवार्यता से मुक्त कराया, एक स्वैच्छिक प्रथा के रूप में इन्होंने स्थापित करवाया। कांग्रेस जो कि प्रारंभिक रूप से ही क्रांतिकारी गतिविधियों का विरोध करती आई थी, किंतु चित्तरंजन दास जी ने जब गोपीनाथ साहा द्वारा ब्रिटिशर्स की हत्या कर दी गई, एक क्रांतिकारी गतिविधि को अंजाम दिया, तो मुखर रूप से चित्तरंजन दास जी ने उनका न केवल समर्थन किया, उनकी अत्यधिक प्रशंसा की एवं कांग्रेस के मंच से भी उन्होंने उनकी इस योगदान को सराहा। इस प्रकार चित्तरंजन दास जी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा भारतीय आज़ादी की लड़ाई में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे, साहित्यकार थे। साहित्य के माध्यम से भी इन्होंने राष्ट्र की सेवा की, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अंतर्यामी, किशोरी किशोर, सागर संगीत इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ रहे। साथ ही नारायण नामक पत्रिका में वैष्णव साहित्य के प्रचार प्रसार में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1926 से ये वंदे मातरम की जो संपादकीय टीम थी और संस्थापकों की टीम थी, दोनों का ये अभिन्न हिस्सा थे। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते करते 16 जून 1925 को इस महान विभूति ने, महान क्रांतिकारी ने दार्जिलिंग में अंतिम श्वास ली। चूंकि ये अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण संपत्ति राष्ट्र के नाम समर्पित कर चुके थे, आज भी इनके आवास जो महत्वपूर्ण जिन्होंने बनाया, अपने वकालत करके जो पैसा कमा के उन्होंने आवास बनाया, वह एक कैंसर अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित है। यहाँ तक कि दार्जिलिंग वाला मकान भी इनका शिशु एवं महिला कल्याण के कार्य में है। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण योगदान आज़ादी की लड़ाई में, समाज सेवा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में मातृभूमि सेवा संस्था ऐसी महान विभूति को नमन करती है एवं आज उनकी जन्म जयंती पर उन्हें स्मरण कर सचत नमन करती है। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।